नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पेरेंटरल प्रोडक्ट्स। उस टॉपिक का क्या नाम है बेटा? पैरा इंटरल प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स का स्टेराइल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। एक का नाम है पैरा इंटरल। पैरा मतलब होता है आउटसाइड और इंटरल मतलब होता है इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा टॉपिक, ऐसे प्रिपरेशन जिसको इंटेस्टाइन या ओरल रूट से हम नहीं इनटेक करते हो, ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग पैरा इंटरल प्रिपरेशन करते हैं। टाइम के साथ बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, हम लोगों ने कई तरह के डोजेस फॉर्म बनाए जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो इनकैप्सूल्स भी थे। उन्हीं में से एक और भी प्रिपरेशन बनाया गया जिनको हम लोग पैरा इंटरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बोलते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जब टैबलेट, कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल सब जब थे ही, तो आखिरकार एक और डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी और पेरेंटल डोजेस फॉर्म का क्या क्या एडवांटेज है और हम इसको क्यों बनाते हैं? है या नहीं ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का? ये सभी का ये क्वेश्चन होगा कि आखिरकार हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाते क्यों हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाते क्यों हैं, जबकि इतने सारे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है। टैबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया, सस्पेंशन बनाया, इमल्सन बनाया, सपोजिटरीज बनाई, सेमी सॉलिड बनाए, इतने सारे प्रिपरेशन हमने बनाए। आखिरकार हमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनको बनाना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन प्रिपरेशन को स्टेराइल हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन होना, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अगर चला जाता है तो जरा सोच लो कि हमारे बॉडी में पायरोजन चला गया, और अगर हमारे बॉडी में पायरोजन चले गए, इंडोटॉक्सिन चले गए, तो हमारे बॉडी का फीवर लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा और हमें फीवर भी आ जाएगा। चलो, अब आपके जो आंसर्स हैं, किसी ने बोला कि सर अगर हमें ड्रग की बायोबिलिटी 100% लेनी हो, ऐसे कंडीशन में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किसी ने बोला कि सर अगर हमें इमरजेंसी के समय में अगर हमें ड्रग का एक्शन जल्दी चाहिए, ऐसे कंडीशन में हम पेरेंटल प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेरेंटल का मतलब होता है कि आप इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में, हो सकता है कि अगर आईवी रूट से दिया जा रहा हो ड्रग, तो डायरेक्ट ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। और बायोबिलिटी का तो डिफिनेशन ही है रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट इज रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज द बायोबिलिटी। इट मींस कि ऐसे कई सारे एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे कई सारे रीजन हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाना जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट ड्रग को इजीली सॉलो नहीं कर पा रहा हो, निगल नहीं पा रहा हो, ऐसे कंडीशन में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स देते हैं। आप ही जरा सोच के देखो कि छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, और ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस हैं, क्या आप उनको टैबलेट दोगे और उनको पानी से बोलोगे कि इसको आप निगल जाओ, तो वो नहीं सॉलो कर सकता। इट मींस कि ऐसा कंडीशन जब पेशेंट ड्रग को सॉलो नहीं कर पा रहा होगा, ऐसे कंडीशन में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम 100% वायबिलिटी इंटेक करने के लिए लेते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट्स का हम लोग इस्तेमाल फास्ट एक्शन को लेने के लिए करते हैं, और इतना ही नहीं, हम डोज कंट्रोल के लिए प्रिसाइज डोज कंट्रोल फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर में जाए, इन सभी रीजंस की वजह से हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स हम लोग अपने बॉडी में हम लोग इंटेक करते हैं। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि बेटा जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स या पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं खास करके हमारे लिए दो तरह के होते हैं। पहला जो है हम लोगों ने उसको नाम दिया ऐसे पेरेंटल्स डोजेस फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है स्टेराइल होने चाहिए और पायरोजन फ्री होने चाहिए। पहली चीज को ध्यान देना, स्टेराइल प्रोडक्ट्स का दो कैटेगरी, एक है पेरेंटल्स डोजेस फॉर्म और दूसरा है ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए और पायरोजन फ्री होने चाहिए। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट बी पायरोजन फ्री, लेकिन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए पायरोजन फ्री होना तो चाहिए, लेकिन ये मस्ट नहीं है। शुड बी पायरोजन फ्री मतलब हो सकता है, शुड बी पायरोजन फ्री, मस्ट बी पायरोजन फ्री। इन दोनों लाइन को जरूर से देख के चलेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है। पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट होना चाहिए पायरोजन फ्री, क्योंकि इसको बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में जाना है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होना चाहिए, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है तो इट में भी पॉसिबल, लेकिन पेरेंटल्स में तो कहीं से भी पायरोजन का कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके ट्रिक के बेस पे हम लोग इसको याद भी करने की कोशिश करते हैं। पैरा मतलब होता है आउटसाइड, इंट्रॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के बाहर वाला जो भी प्रिपरेशन होगा इसको हम लोगों ने एक ट्रिक के हेल्प से स्पाइस, एस मतलब ये स्टेराइल होने चाहिए, पी मतलब होना चाहिए पायरोजन फ्री होना चाहिए, आई मतलब होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ऐसा होता है कि दो अलग अलग मीडियम है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 0.9% NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हमारे ब्लड प्रेशर के इक्वल होगा, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होने जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों प्रिपरेशन जो है आपस में आइसोटोनिक होंगे। साथ ही साथ ये क्लियर होना चाहिए, पार्टिकुलेट फ्री होना चाहिए, और आखिरी हमारा ये इफेक्टिव होना चाहिए और क्विक एक्शन देने वाला होना चाहिए। दीज ऑल आर द मेन, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है पेरेंटल प्रोडक्ट्स का इसके अंडर में आता है। क्लियर बेटा, इतना सारा पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, दो पॉइंट को और देखते हैं। पार्टिकल साइज,
पेरेंटल प्रिपरेशन का पार्टिकल साइज जो है कितना होना चाहिए? पार्टिकल जो साइज है, पार्टिकल साइज जो है 10 माइक्रोमीटर से छोटा होना चाहिए। और दूसरा, अगर जो इसका परसेंटेज ऑफ सॉलिड कंटेंट, परसेंटेज ऑफ सॉलिड कंटेंट जो है प्रिपरेशन, अगर खास करके सस्पेंशन की बात होगी तो 0.5 से लेके 5% तक में होना चाहिए इन द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कुछ केसेस में इसका परसेंटेज जो है अप टू द 30% भी पहुंच जाता है इन द केस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल का साइज इससे छोटा होना चाहिए। दूसरा, परसेंटेज ऑफ द सॉलिड कंटेंट जो होंगे, परसेंटेज ऑफ द सॉलिड कंटेंट होंगे 0.5 से लेके 5% तक इन द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स में ये अमाउंट जो है अप टू द 30% तक पहुंच जाएगा। इस डेटा को लिखेंगे, आगे भी आपको ये आने वाला है, फिर से आएगा भी आएगा। जो चीजें अभी हमें बताई गई हैं उसी को हम लोग अगर कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स को हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के फॉर्म में अगर देखें तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स का एडवांटेज जो होगा ये क्विक एक्शन में देगा। एडमिनिस्ट्रेड ओरल रूट के अलावा हम इसको कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पर्सन को दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, ये बाईपास करेगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडवांटेजेस जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग डिसएडवांटेजेस की। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है? सबसे वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने एक बार इंजेक्शन हमने बॉडी में दे दिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से रिट्रीट नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन जो है ब्लड सर्कुलेशन में जा चुका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इससे रिलेटेड पेन, कि आपको टैबलेट कैप्सूल को खाने में किसी तरह की पेन नहीं होती, लेकिन पेरेंटल प्रिपरेशन को इस्तेमाल करने के वजह से जो ये दूसरा जो पॉइंट है, इंजेक्शन में कॉजेज द पेन एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन, जहां पे इंजेक्शन लगाया जाएगा उस जगह पेन हो सकता है। इस प्रिपरेशन को लेने के लिए किसी ट्रेंड पर्सन की जरूरत है, और इसका एडवर्स इफेक्ट भी क्या होगा, इन सबको कंट्रोल करना क्या हो सकता है, और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और ऐसा भी केस है कि बहुत बार क्या होता है, ओवरडोज भी हो गया। मान लो कि जितना अमाउंट हमें पेशेंट को देना था उसकी जगह पे और भी ज्यादा चला गया, किसी तरह का पायरोजन हमारी बॉडी में चला गया, तो कंटामिनेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द टैबलेट एंड कैप्सूल। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों को भी इजीली तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एक बार और मैं सारी चीजों को फिर से बता देना चाहूंगा, जो बच्चे देर से जुड़े हैं या जो चाह रहे होंगे कि एक बार जो टॉपिक को सर एक बार रिपीट भी कर दे। हम लोगों ने आज स्टार्ट किया स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट्स के नाम से ही समझा जा सकता है ऐसे प्रोडक्ट जिनको स्टेराइल होना मस्ट है। स्टेराइल का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं के बराबर होना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि आखिरकार स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। टैबलेट कैप्सूल सेमी सॉलिड सस्पेंशन जब थे ही, आखिरकार हमें स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है। उनमें पहला जो रीजन है कि वायबिलिटी हमें अच्छी चाहिए, इंस्टेंट एक्शन हमें चाहिए, और साथ ही साथ अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो, ऐसे कंडीशन में भी हम पेशेंट को दवा दे सके ताकि उसका एक्शन हमें फास्ट देखने को मिले। इन्हीं सारे एडवांटेजेस की वजह से स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाया गया। स्टेराइल प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। स्टेराइल के अंदर में जो पेरेंटल है, इनके नाम से ही समझा जा सकता है कि पैरा मतलब होता है आउटसाइड और इंट्रॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन। ऐसे प्रिपरेशन जिसको इंटेस्टाइन के बाहर हम लोग दे रहे हैं, स्किन के रूट से दे रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को जाके जो इस बैरियर को क्रॉस करके जो जाएगा, ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग पैरा एंटरल प्रिपरेशन के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी बता दिया, स्पाइस इज द ट्रिक। एज फॉर स्टेराइल, ऐसे प्रिपरेशन स्टेराइल होने चाहिए, ऐसे प्रिपरेशन पायरोजन फ्री होनी चाहिए, ऐसे प्रिपरेशन आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर वाले, जैसे 0.9% NaCl जो है वो आइसोऑस्मेटिक है हमारे ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर के साथ। तो दोनों हम लोग ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि एक्शन फास्ट होना चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन देते हैं, और डिसएडवांटेज में हमने देखा कि इस जगह अगर एक बार इंजेक्शन हमने दे दिया तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, कंटामिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि एक्शन फास्ट होना चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन देते हैं, और डिसएडवांटेज में हमने देखा कि इस जगह अगर एक बार इंजेक्शन हमने दे दिया तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम की बात है वो है इंजेक्शन का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में आने लग जाता है कि हमें अब तो पेन होने वाला है। इट मींस मोस्ट एडवर्स जो डिसएडवांटेज है इस प्रिपरेशन का वो है पेन। हमें इन चीजों को ही समझना रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन। पेरेंटल प्रिपरेशन अब हम लोग बात करेंगे, दो तरह के होते हैं, ठीक है। दो तरह के कौन कौन से? पहले पेरेंटल प्रिपरेशन को हम लोग बोलेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, और दूसरे प्रिपरेशन को बोला जाता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में भी दो तरह की चीज आती है, एक आता है एम्पूल्स
और दूसरा आता है वायल्स। वायल्स जो होते हैं सिंगल डोज या मल्टीपल डोज के होते हैं, सिंगल डोज या यही प्रिपरेशन मल्टी डोज भी होता है, सिंगल डोज एंड मल्टी डोज। एम्पुल्स हमेशा सिंगल डोज होते हैं। एम्पुल्स हमें सर इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस है बेटा, जब समय आएगा तो हर चीज बताऊंगा, परेशान मत हो, हर चीज बताया जाएगा। जब पेरेंटल प्रोडक्ट्स को उठाया है तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक चीज पे डिस्कशन होगा, समय बीतता जाएगा, एक एक चीज बताते जाएंगे। पेरेंटल डोजेस फॉर्म में दो तरह के प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा, एक को हम लोग बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। इनका डिटेल अभी हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, माइंड मैप में भी देखेंगे। अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्टरी बताया है कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम का मतलब होता है जहां अमाउंट हमारा कम हो, लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है जहां अमाउंट हमारा ज्यादा होगा। स्मॉल वॉल्यूम में एक आ गया वायल्स और दूसरा हो गया एम्पुल्स। एम्पुल्स इस तरह के दिखाई देते हैं, कांच वाले देखे होंगे, वायल्स मतलब छोटे छोटे से बॉटल वाले। अब आप लोगों ने सुना भी होगा गांव में या जिस समय में वैक्सीनेशन हो रहा था कोविड के टाइम में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक सिंगल वायल से हम लोगों ने 10 लोगों को इंजेक्शन दिया। एक वायल में 10 लोगों का डोज था, 30 ml उसके अंदर में था और हर पर्सन को 3-3 ml या 2.5 ml करके हर पेशेंट को दिया गया कोविड के समय में। और इसका इस्तेमाल खास करके हम लोग हॉस्पिटल्स में करते हैं। वायल्स 25 ml का, 20 ml का, 30 ml का, 40 ml तक का होता है और एक वायल के अंदर में 8, 9, 10 लोगों तक का प्रिपरेशन होता है। इंजेक्शन लिया पेशेंट को दिया, इंजेक्शन लिया पेशेंट को दिया। लेकिन एम्पुल जो होते हैं ये कांच के बने होते हैं, एक बार में एक ही पर्सन को देंगे। तो वायल्स के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि वायल्स जो होते हैं सिंगल डोज होते हैं या मल्टीपल डोज होते हैं, तो आपको दोनों बताना है कि सिंगल डोज भी हो सकते हैं, मल्टीपल डोज भी हो सकते हैं। एम्पुल्स हमेशा हमेशा सिंगल डोज ही होगा। क्लियर है? पोलियो का वायल्स हो गया, कोविड का वायल्स हो गया। गांव में देखोगे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि इन प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रिपरेशन पे आते हैं बेटा हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स मतलब हो गया बेटा इन्फ्यूजन वाला, जो डिप की बोतल जो चढ़ती है, डिप का बोतल जो चढ़ता है दैट इज द इन्फ्यूजन। एक बार में लगा दिया, छोड़ दिया और उस जगह से ड्रग का रिलीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, इन्फ्यूज हो रहा है बॉडी में। और एक होता है इंजेक्शन, हमने दिया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर हमने हटा दिया, दैट इज द इंजेक्शन। इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर में डिप वाली बोतल जो आती है, जो चढ़ाया जाता है, इसमें बोला जाता है इसका अमाउंट 1000 ml तक होता है। 1000 ml तक लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जहां 5 ml, 2 ml, 10 ml, 25 ml या 30 ml तक, 40 ml तक होंगे। लेकिन लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो सकता है, 500 ml का हो सकता है, 1000 ml का हो सकता है, 2000 ml का हो सकता है। कई तरह के प्रिपरेशन है, इनका नाम सुनते हैं और इनके बारे में जानने के लिए सीखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। पहला है हमारा हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन, जिनको टीपीएन भी बोला जाता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन नाम से जाना जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि कोमा में होते हैं, ऐसे पेशेंट जो कि आईसीयू में होते हैं, खाना खा नहीं सकते, ऐसे पेशेंट्स को कई सारे एमिनो एसिड, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट और भी उसमें बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं जो बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम है टीपीएन, हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा ऐसे टाइम में इसका इन्फ्यूजन हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। आया समझ में? ये हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स मतलब हुआ बेटा 100 ml से लेके 2-2000 ml तक, 5000 ml तुम बॉडी में चढ़ा डालो 5 दिनों में, दैट इज द लार्ज वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम 40-50 ml से ज्यादा हो, 50 ml से ज्यादा हो, 100 ml से ज्यादा हो, ऐसे प्रिपरेशन को लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन के नाम से जानता है। दूसरा है कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन। नाम है कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट। हार्ट कभी फेल हुआ, ओपन सर्जरी हुई है ना, वाल्व का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पेस मेकर लग रहा है, ऐसे कंडीशन में हमारे हार्ट को एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन की जरूरत है। एक स्टैटिक स्टेट में जब हार्ट हमारा है, उस कंडीशन में उसको कई तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और भी बहुत तरह के प्रिपरेशन होते हैं जिनको हम लोग कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। पेरिटोनियल डायलिसिस टर्म जो है हमारे किडनी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कंडीशन जब हमारा किडनी पूरी तरह से फेल हो रहा हो या डिसफंक्शन कर रहा हो, ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में कई तरह के वेस्ट जमा होते जाएंगे, यूरिया जमा हो जाएगा। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में फिल करके हम लोग बॉडी में इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, बॉडी में इंसर्ट किया।
और अंदर जो भी यूरिया है या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है और किडनी हमारा काम नहीं कर रहा, ऐसे कंडीशन में वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिया जो है, इस सॉल्यूशन में आ जाता है, इसके साथ जो मिक्स हो जाता है और फिर हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन को बॉडी से निकाल लेते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी उसके साथ में बॉडी से बाहर आ जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन बोलते हैं। आखिरी हमारा इरिगेटिंग सॉल्यूशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, इरिगेटिंग सॉल्यूशन मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए। मान लो कि घाव है कहीं पे, तो घाव का क्लीनिंग करना है, उंड का क्लीनिंग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी सॉल्यूशन बनाना, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम लोग इरिगेटिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। आई में मान लो कोई कचरा आ गया, डस्ट आ गया, हमें उसको क्लीन करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम इन सॉल्यूशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, आई को क्लीन कर सकते हैं, उंड को क्लीन जो है किया जा सकता है। दीज आर द डिफरेंट प्रिपरेशन अंडर द लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो हमारी बॉडी में जाए और हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके और फिर हम लोग उसको बॉडी से हम लोग फिर से उसको बाहर निकाले ब्लड के जरिए या जो भी उसका रूट होगा, बाय द डिफरेंट रूट, इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ोगे तो और भी जानोगे। हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन जहां पे हम लोग बॉडी में न्यूट्रिशन देते हैं। कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन मतलब हार्ट को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन देने वाला। पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन मतलब कि डायलिसिस के जरिए हम लोग बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा प्रेमानंद महाराज जी का, बहुत बार न्यूज में आता भी रहता है कि उनकी किडनी जो है बहुत टाइम से डिसफंक्शन है और डेली डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस में हो क्या रहा है, हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि किडनी तो पूरी तरह से डिसफंक्शन है। ओके, डिजिटालिस भी हो सकता है। ठीक है, चलो चलो आगे के बनाते हैं क्वेश्चन सब। पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट बी, पेरेंटल प्रोडक्ट्स को होना चाहिए, दे मस्ट बी नॉन स्टेराइल, दे मस्ट बी स्टेराइल, दे मस्ट बी अल्कोहलिक, दे मस्ट बी द सॉलिड। तो धीरे धीरे चलते जाओगे ना, सब सीखते जाओगे, आगे एक ही दिन में सब कर लोगे, ऐसा थोड़ी होगा। और मैं कभी कुछ छोड़ता हूं क्या, बताओ, तुम ही बताओ, ऐसी चीज होती है क्या कि मैं छोड़ दूं किसी चीज को? सब आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, धैर्य रखो, थोड़ा सा आएगा ना, तो धीरे धीरे आएगा। अभी पहली क्लास है, पहली क्लास में जाने तो हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते क्या है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या है, पार्टिकल का साइज जो है 10 माइक्रोन से छोटा होना चाहिए, अगर उससे बड़ा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम करने का शुरू करेगा। प्रिपरेशन हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे अभी क्लास में जो आइसोटोनिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आइसोटोनिक है क्या। बेटा आइसोटोनिक मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, बाहर से जो हम प्रिपरेशन अंदर में लेंगे उनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होना चाहिए, जैसा 0.9% NaCl का होता है ना, तभी मैचिंग होगी। और एक जैसे लोग होंगे तभी तो काम बनेगा, और अलग अलग नेचर के हो जाएंगे तो क्या होगा। हाइपरटोनिक ले लोगे, आपके आरबीसी को ऐसे करके खींच डालेगा। गर्मी के समय में, है ना, आम का अचार बनाते हो, है ना, पिकल्स बनाते हैं ना, तो मैंगो को कटिंग करके उसमें सॉल्ट डाल दिया जाता है। सॉल्ट क्या करता है, उस मैंगो के वाटर को पूरी तरह से खींच लेता है, और सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मतलब जो आरबीसी के अंदर के मटेरियल को खींच डाले, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक मतलब हमारा बाहर के मीडियम से अंदर जाएगा, आरबीसी के अंदर जाने लगेगा, आरबीसी फूलने लगेगा और एक समय के बाद में फट जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब आरबीसी का जो बाहर का मीडियम है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ज्यादा है, तो मटेरियल सारा खींचता चला जाएगा, ऐसा। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? कृष्णा एक बार करके देख लो बेटा, एक बार चेक कर लो। इरिगेटिंग सॉल्यूशन को ब्लड में नहीं डालना बेटा, वो धुलने के लिए। सिंचाई, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, आपको क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा मैं हाइपर टेंशन नहीं बोला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डाल दोगे, आरबीसी का सब खींच के आरबीसी को क्रिनेट कर देगा। जैसे पिकल्स में हम क्या करते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, तो सॉल्ट वाला जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, आपके आम के पूरे वाटर को खींच के आम को सुखा देता है। आम का जो अचार बनता है वो कैसे बनता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको डाल देते हैं, उसके अंदर के सारे मटेरियल को खींच डालेगा। हाइपोटोनिक जो वो अंदर ले लेगा। आइसोटोनिक मतलब बैलेंस। आया समझ में? चलो, तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट बी स्टेराइल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरेंटल सॉल्यूशन शुड बी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या आइसोकोरिक। कृष्णा पता नहीं बेटा, एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लेना, ठीक है। कैसे होनी चाहिए प्रिपरेशन? हाइपरटोनिक मतलब समझ में आया, सॉल्ट का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें मैंगो को पिकल्स डाल दो, उसके पूरे वाटर को खींच डालेगा। आरबीसी को डाल दो, आरबीसी क्रिनेट कर देगा, सुखा डालेगा, उसके अंदर के सारे मटेरियल को खींच डालेगा, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक जस्ट उल्टा, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होगा, अंदर और बाहर दोनों जगह ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एक जैसा है मतलब कि दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई तो किसी भी तरह का बदलाव उस जगह नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा इतना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलो अब आते हैं हम लोग पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग इंजेक्शन लगाना सीखेंगे और एक्चुअली इस जगह मकसद जो है इंजेक्शन लगाना है नहीं, इस जगह मकसद है कि इसमें जो निडल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इस निडल्स का क्या साइज होता है और इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एंगल क्या होता है। आपने फार्माकोलॉजी चैप्टर में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई टॉपिक था जो आप लोगों ने स्टडी किया होगा। इंट्रामस्कुलर मतलब इंजेक्शन अगर 90 डिग्री से बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, ऐसे प्रिपरेशन को इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे, इंट्रावेनस 25 डिग्री पे जहां पे वेन्स के अंदर में, और इंट्राडर्मल मतलब होता है डर्मिस रीजन में इंजेक्शन अगर लगाया जाएगा, तो ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। अब आता है बेटा इन प्रिपरेशन और इन निडल्स के बारे में। तो प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग निडल्स के बारे में जानेंगे कि बेटा जो ये निडल्स होते हैं, इनका रोल और इनका एक कलर कोड होता है। जैसे देखो 14G जो है, 14G का कलर कोड है आपका क्या, ऑरेंज। 18G का ग्रीन, 20G, 22G, 24G और 26G। अब आपको समझना बेटा, नंबर्स जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, नंबर्स हमारे जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, इस निडल की साइज उतनी पतली होती चली जाती है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे इनमें से कि बच्चों को लगाने के लिए कौन से नंबर का निडल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके दिमाग में होगा 14 नंबर तो छोटा है, 14 बता दो। बेटा उल्टा है, यहाँ पे 14 नंबर का या इससे छोटे नंबर के निडल्स का इस्तेमाल जो है हम लोग जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए करते हैं, या इसका किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि रैपिड फ्लूइड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना सर्जरी के समय में, ट्रॉमा के समय में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 26 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो 24 से लेके 26G तक नियोनेटल पेडियाट्रिक सब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 24 से लेके 26G जो बहुत छोटे बच्चे हैं, एकदम नियोनेट्स हैं, उनके लिए 26G, थोड़े बड़े बच्चे होंगे उनके लिए 24G, 20G, 22G का भी कुछ फंक्शन है सोलर फ्लूइड्स के लिए, 20G, 18G और 14G। तो नंबर जितने छोटे होते चले जाएंगे, निडल की जो मोटाई है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। बहुत बार ये फार्मासिस्ट एग्जाम में, नाइपर एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट है, इसमें इस टॉपिक को बताने के पीछे इसका अमाउंट को याद करना, क्योंकि इस अमाउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला पार्ट याद करना होगा, ठीक है। सबक्यूटेनियस रीजन, खास करके इंसुलिन के बारे में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा। इंसुलिन को जो है हम लोग सबक्यूटेनियस रीजन से हम लोग इंसुलिन को बॉडी में इंटेक करते हैं अंडर द स्किन, और इसका जो 45 एंगल का डिग्री है, 1 से लेकर 2 ml तक मैक्सिमम जो है अमाउंट हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस जो होता है 0.1 से लेकर 0.2 ml तक, इसमें आएगा आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसमें एक और भी टेस्ट आता है जिसका नाम है स्क्रैच टेस्ट, मैं लिख भी देता हूं, स्क्रैच पेनिसिलिन के लिए करते हैं। स्क्रैच टेस्ट ये करते हैं हम लोग पेनिसिलिन के लिए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आप जिस समय स्टडी करोगे उस समय आपको पढ़ना भी होगा ये चीज, कि पेनिसिलिन जो होता है बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होता है, इसीलिए किसी भी पर्सन को पेनिसिलिन का इंजेक्शन हम लोग उसको देने से पहले हम लोग एक टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दैट टेस्ट इज नोन एज अ स्क्रैच टेस्ट। थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, उतने एरिया को सर्कल कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो स्किन है, हमारा जो बॉडी है, पेनिसिलिन के अगेंस्ट में उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर रेड हो गया, इचिंग होने लगी, इसका मतलब है कि पेनिसिलिन हमारे बॉडी में एक्सेप्टेड नहीं है, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तब जाके हम लोग पेशेंट को हम लोग दोबारा इंजेक्शन हम लोग पेनिसिलिन का देते हैं। ऑब्वियसली है कि ये टेस्ट के लिए किया जा रहा है, अमाउंट बहुत ही कम है, 0.1 से लेके 0.2 ml। इसको हम लोग डर्मिस रीजन में देते हैं, इसलिए इसको इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस रीजन बोला जाता है। बहुत आता है बेटा फार्मासिस्ट एग्जाम सब में, नाइपर में, फार्मासिस्ट में, दोनों जगह पूछा जाता है ये ml, दोनों एग्जाम में। नाइपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओगे, फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बनाओगे, पूछा गया हुआ है कई बार सबक्यूटेनियस रीजन से कौन कौन सा ड्रग इंटेक करा सकते हैं, तो इंसुलिन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंसुलिन मिलेगा। अमाउंट क्या होगा, 1 से लेके 2 ml। इंट्राडर्मल में क्या अमाउंट होगा, 0.1 से लेके 0.2। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ द इंट्राडर्मल टेस्ट। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में लेते हैं, स्केलेटल मसल्स में अप टू द 2 ml एक्वस या ऑयली सस्पेंशन, ऑयली सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब हो गया वेन्स में, अमाउंट जो है 0.5 से 1 लीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। इंट्राथिकल और इंट्रास्पाइनल दोनों एक ही चीज है। स्पाइन्स में जो इंजेक्शन हम लोग ले रहे हैं दैट इज नोन एज द इंट्राथिकल इंजेक्शन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लिया जाता है, 1 से लेकर 4 ml तक होता है। दो ऐसे नाम जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा और स्टूडेंट इस जगह मिस्टेक भी करते हैं, इंट्रा आर्टेरियल और इंट्रा आर्टिकुलर। दोनों नाम देखो मिस्टेकली सिर्फ आर्टेरियल ही हो गया, इसका नाम होगा इंट्रा आर्टिकुलर। इसको सही कर लो, इंट्रा आर्टेरियल ही हो गया बेटा। ये दोनों नीचे वाला कट कर लेना, इसको ये वाला पार्ट ये तुम्हें दिखेगा नहीं फिर। इंट्रा आर्टेरियल मैंने इसको इंट्रा आर्टिकुलर कर लो। आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स में, आर्टेरियल मतलब आर्टरी में, और आर्टेरियल इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स में। दोनों में समझ में आया? इंट्रा आर्टेरियल मतलब आर्टरी, इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, एक ही चीज हो गई है, कॉपी आर्टिकुलर कर लो। नीचे वाला आर्टिकुलर है, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स, और बहुत सारे बच्चे जगह मिस्टेक करते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर देखा, नाम मिलता जुलता दिखता है, आर्टेरियल जैसा दिख जाता है, बहुत बार जल्दी में आर्टिकुलर को आर्टेरियल पढ़ लेते हैं और आर्टिटिक मार के आ जाते हैं बच्चे, और क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाता है।
या ध्यान देना, इंट्रा आर्टेरियल मतलब आर्टरी, इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स। बेटा इंट्रावेनस में 0.5 ml से 1 लीटर क्या 2 लीटर चढ़ा लो, 5 लीटर डाल दो। डिप की बोतल चढ़ती है, एक बार लगी रहती है, 5-5 दिन तक चढ़ती रहती है। और छोटे इंजेक्शन भी आते हैं 0.5 ml के, 0.5 ml से लेके 1 लीटर 2 लीटर तक हम इंट्रावेनस से दे सकते हैं। बेटा समझने वाली चीज है, 500 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है। आईवी रूट से तो तुम जितना चढ़ाना है तुम उसको चढ़ा लो, है ना। 500 ml से 1 लीटर, और 500 ml ही होगा क्या, आईवी रूट से 500 ml ही दे सकते हैं क्या? आपको छोटे छोटे इंजेक्शन जो लगते हैं, छोटे छोटे 1 ml 0.5 ml, वो इंजेक्शन भी तो लगाया जाता है। नींद का इंजेक्शन हो गया, दर्द का इंजेक्शन हो गया, आईवी रूट से बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, 1 ml 2 ml 0.5 ml। आगे समझ में? ठीक है। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। इसके हिसाब से ये एमएल वाले क्वेश्चंस आते हैं। सबक्यूटेनियस 1 से 2 ml, इंट्राडर्मल टेस्ट के लिए करते हैं तो 0.1 या 0.2 ml, इंट्रामस्कुलर 2 ml तक, इंट्रावेनस बहुत स्मॉल अमाउंट से लेके लार्ज अमाउंट तक, इंट्राथिकल मतलब स्पाइन में देते हैं 1 से लेके 4 ml तक, इंट्रा आर्टेरियल मतलब आर्टरी में, इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स में। इन सबको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं, एट व्हाट एंगल शुड बी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बी एडमिनिस्टर्ड। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है? At what angle should be subcutaneous injection be administered? 90 degree, 45 degree, 25 degree, 10 to 15 degree. आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड एवरीवन। बेटा 90 डिग्री कौन बता रहे हैं? 90 डिग्री अभी जस्ट बताया था यार। 45 डिग्री, 90 डिग्री इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस रीजन 45 डिग्री। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली? मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि सबक्यूटेनियस रीजन से एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली? ऐसे रूट से हम कितने अमाउंट तक ड्रग जो है बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं? 0.1 और 0.2 ये तो इंट्राडर्मल है ना। इंट्राडर्मल के लिए जो स्क्रैच टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, आंसर हो जाएगा क्या बेटा हमारा? 1 से लेके 2 ml, 1 से लेके 2 ml। ठीक है, तो ml को भी एक बार ध्यान से कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, द सस्पेंशन शुड नॉट बी गिवन पैरेंटरली बाय द फॉलोइंग रूट: इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से रीजन से सस्पेंशन को नहीं लिया जाना चाहिए? सस्पेंशन मतलब बेटा सॉलिड पार्टिकल्स, सस्पेंशन मतलब सॉलिड पार्टिकल्स। सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल अगर है तो ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, है ना, सस्पेंशन बोलते हैं। वेरी गुड। तो सस्पेंशन जो है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा जो सस्पेंशन होते हैं पेरेंटल फॉर्मुलेशन में 0.5 से लेके 5% तक पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसकी संख्या 30% तक पहुंच जाती है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स के केस में लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल का अमाउंट 30% तक पहुंच जाता है। और जरा सोचो कि ऐसे फॉर्मुलेशन को अगर आईवी रूट से ले लिया जाएगा तो सोचो कि वेन्स में पूरी तरह से क्लॉगिंग हो जाएगी। इसीलिए इंट्रावेनस रूट से सस्पेंशन पेरेंटल फॉर्मुलेशन को लिया जाना बहुत ही मुश्किल का होता है। जब पार्टिकल्स बहुत कम है तो ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पार्टिकल का जो अमाउंट है 0.5 से लेकर 5% तक होता है नॉर्मली। कुछ केसेस में ये 30% तक पहुंच जाता है ना, जो कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स में देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंटल? सब एससी, एसएल, आईसी, आईवी बना लोगे इजीली, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which needle gauge is most commonly used for the elderly pediatric formulation and small veins? 20G, 14G, 24G या 26G? आंसर क्या होगा? 24G। बेटा 26G मैंने बोला था न्यूनेटल। न्यूनेटल मतलब क्या हो गया? जो एकदम से जन्मे हुए बच्चे होंगे, बहुत ही रिसेंट वाले, दैट इज द न्यूनेटल, उनके लिए 26G। लेकिन अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, पेडियाट्रिक पेशेंट्स है, एल्डरली भी है, स्मॉल वेन्स के लिए नॉर्मली 24G चलता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24G। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टिपिकल कलर कोडिंग फॉर ए 14G नीडल? नवजात शिशु के लिए 26 नंबर का निडल, 26 नंबर का निडल। बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो 24G। कलर कोडिंग क्या होगी? कलर कोडिंग क्या होगी? ब्लू, ऑरेंज, येलो और ग्रे। ऑब्वियसली कि सबसे ऊपर 14G था और ध्यान होगा कलर तो ऑरेंज कलर था। ठीक है, चल नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पेरेंटल प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह की होती है। पहला क्लासिफिकेशन जहां पे इसको फिजिकल स्टेट के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया। दूसरा ऐसा प्रिपरेशन, ऐसा पेरेंटल प्रिपरेशन जिनको वॉल्यूम के बेस पे सेपरेट किया। और तीसरा पेरेंटल प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पैकेजिंग। इसमें सीखने वाला कुछ चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। फिजिकल स्टेट के बेस पे हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, दे मस्ट बी सॉल्यूशन।
दूसरा प्रिपरेशन जो होता है हम लोग बोलते हैं पाउडर को, और पाउडर को हम लोग क्या करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ साथ ऐड करके हम लोग उसका फिर हम लोग फॉर्मुलेशन बनाते हैं और फिर हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उसी तरह से सस्पेंशन भी है, जहां मैंने आपको पार्टिकल का साइज 0.5 से लेके 5% तक बताया था, जो आगे एक्सीड होकर 30% तक पहुंच जा सकता है। इसी तरह से इमल्सन है, और इसी तरह से हम लोग सेमी सॉलिड को भी हम लोग यूज करते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं जिनका अमाउंट जो है हो सकता है कि 5 ml से स्टार्ट होके आपका 100 ml तक पहुंच सकता है। मैंने आपको 40-50 ml तक भी बोला था, अप टू द 100 ml तक इसका अमाउंट जो जा सकता है। और अगर यही चीज 100 ml से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। जो आप लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर मॉड्यूल्स में 100 है लिखा हुआ, बेटा आपको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स का मतलब है इसके अंदर में दो चीज आ जाती है, एक आता है एम्पूल्स और दूसरा आता है वायल्स। वायल्स मतलब एक ऐसा कंटेनर जहां पे अमाउंट 30 ml भी हो सकता है, 40 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है, अप टू द 100 ml भी हो सकता है। और इस वायल से हम लोग मल्टीपल पर्सन को इंजेक्शन देते हैं। मल्टीपल पर्सन, जिस तरह से पोलियो के वायल्स आते हैं, कोविड के टाइम में एक बड़ा सा बॉटल दे दिया और उसी बॉटल में कई सारे लोगों का प्रिपरेशन को डाल के उसमें मल्टीपल पर्सन को इंजेक्शन दिया गया। एम्पूल्स हमेशा से सिंगल डोज होता है, वायल्स में भी द सिंगल डोज, इट में भी द मल्टीपल डोज। अगर ये सिंगल डोज होगा तो 3 ml, 4 ml और 5 ml का हो सकता है, और अगर यही प्रिपरेशन मल्टीपल डोज के होंगे तो ऐसे कंडीशन में यही चीज जो है 100 ml तक का पॉसिबल है। दूसरे आते बेटा इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ द पेरेंट्रल्स। लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल्स का अमाउंट 100 से स्टार्ट होकर 1000, 2000 या किसी भी लिमिट तक जा सकता है। सच प्रिपरेशन आर नोन एज द लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते बेटा द सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। सिंगल डोज की जो लिमिट होती है वो अप टू द 1000 ml, और मल्टी डोज की जो लिमिट होती है वो होती है 30 ml। बेटा इस जगह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल डोज है तो 1000 ml का होगा और मल्टीपल डोज है तो ये 30 ml होगा। सोच के देखो, बहुत सारे बच्चे इस जगह सोचते हैं ड्यूरिंग द स्टडी कि सिंगल डोज है तो सर ये 1000 ml का, और ये मल्टीपल डोज है तो ये 30 ml का। हाउ इट इज पॉसिबल? और ये मिस्टेक लिखा हुआ है। मिस्टेक ये बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल डोज का मतलब हुआ डिप वाली बॉटल। सीधा समझो कि जो हम लोग डिप चढ़ाते हैं लगभग तो 1000 ml तक हो सकता है, इससे भी ज्यादा 500 ml हो सकता है, 700 ml हो सकता है, 1000, 1200, 1500 भी हो सकता है। लेकिन मल्टीपल डोज जो है ये है वायल्स, जहां से एक से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन देना है। कोविड के वैक्सीन का वायल जो था मल्टीपल डोज था, तो वो 30 ml या 50 ml का हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट को 2-2 ml चाहिए, 3 ml चाहिए, उससे निकालेंगे 3 ml पेशेंट को देंगे, 2 ml पेशेंट को देंगे। इसीलिए मल्टीपल डोज इस जगह पे 30 ml का है, 40 ml का है, 50 ml का है, 100 ml का है। लेकिन सिंगल डोज जो है 1000 ml का हो सकता है, 500 ml का हो सकता है। आया ये समझ में आया आपको? सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। आदित्य सर मैंने भी इंग्लिश प्रिंटिंग सोचा था। सर नीडल के कलर मॉड्यूल में, अरे बेटा बता दिया, नीडल के कलर इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है, बताते बताते बता दिया। एम्पूल्स सिंगल डोज है, क्योंकि एक बार तोड़ दोगे तो वो कैसे मल्टीपल लोगों को दोगे। लेकिन वायल्स क्या होता है, आप उसको निकालोगे फिर पेशेंट को दोगे, तो वायल्स में बोलते हैं कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि नीडल बार बार उसमें पिक हो रही है ना, रबर में अंदर से ऐसे पिक होगी और फिर अंदर से मटेरियल निकालेंगे, पेशेंट को देंगे और डिस्पोजेबल सिरिंज जो है फेंक देंगे। पहले के समय में तो ग्लास का इस्तेमाल होता था, पहले के समय में डिस्पोजेबल सिरिंज की जगह पे ग्लास के सिरिंज होते थे। एक पेशेंट को दिया, फिर से उसी में पिक किया, फिर से और को दिया, इस तरह से वायल्स में कंटामिनेशन होने का चांसेस होता था। इसीलिए एम्पूल्स का इस्तेमाल जो है ज्यादा किया जाने लगा एज कंपेयर टू द वायल्स। लेकिन आज भी हॉस्पिटल्स में बड़ी जगह पे जहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऑल टाइम, उस जगह आज भी वायल्स का इस्तेमाल होता है मल्टीपल डोज का। सिंगल डोज 1000 ml, मल्टीपल डोज 30 ml, 40 ml, 50 ml। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मल्टीपल मतलब वायल्स बहुत लोगों को देना है, 2-2 ml करके देना है। तो इस जगह इस 30 ml में 10 लोगों का खुराक है, यहाँ पे 1000 ml एक ही आदमी का खुराक है। आया समझ में? 30 ml, 40 ml, 50 ml 10-15 लोगों का खुराक है इस जगह, इसीलिए मल्टीपल डोज। यहाँ पे सिंगल डोज एक ही आदमी का खुराक है, इसीलिए इसको सिंगल डोज बोला। सर सिंगल डोज मल्टीपल डोज दोनों स्मॉल, बेटा स्मॉल सिंगल डोज जो है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में आएगा। सॉरी मल्टी डोज जो है तुम्हारा, जो ये अमाउंट है ना, ये तुम्हारा किस में आएगा? स्मॉल पेरेंट्रल्स में। और ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में। अमाउंट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम इधर पे कम है तो स्मॉल वॉल्यूम बोलो। क्लियर है? चलो आगे समझ में ये चीज। उम्मीद करता हूं कि आज जो है ये चीज हमारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में। इसमें क्या है? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स मतलब जहां पे अमाउंट बहुत कम है, वॉल्यूम जहां पे कम है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स का मतलब है वायल, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल का मतलब है इन्फ्यूजन बॉटल। ठीक है, पहला देखो मल्टीपल डोज प्रिपरेशन है, यहां पे इट में भी पॉसिबल कि यहां प्रिजर्वेटिव हो सकता है।
लेकिन यहां पे प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स है, और अगर प्रिजर्वेटिव इस जगह पे होगा तो हमारे बॉडी में, अब सोचो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल मतलब 1000 ml को हमारी बॉडी में जाना, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, 1000 ml को हमारी बॉडी में जाना है, और अगर प्रिजर्वेटिव होगा तो हमारी बॉडी में कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे 30 ml का है, 50 ml का है, और इसको ये 10 लोगों को देना है, 10 पर्सन को देना है। इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स होना नहीं होना इस जगह पे चलेगा। शुड कंटेन्स द प्रिजर्वेटिव, वहां प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, ध्यान देना इस जगह पे कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में प्रिजर्वेटिव इट में भी पॉसिबल हो भी सकता है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वायल्स कैन बी यूज्ड एज द सिंगल एंड मल्टीपल डोज प्रिपरेशन, और एम्पूल्स जो होते हैं खास करके सिंगल डोज प्रिपरेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है बेटा सबके लिए? एम्पूल्स भी आएगा स्मॉल डोज प्रिपरेशन में। स्मॉल वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? जहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम है, अमाउंट कम है, तो एम्पूल्स भी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आएगा। इन्फ्यूजन बॉटल जो होंगे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में आएंगे। एम्पूल्स और वायल्स दोनों के दोनों स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में। क्लियर है बेटा इतना? चलो, ये सब तो बता ही दिया था। हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन, कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, इरिगेटिंग सॉल्यूशन, ये सब तो बता ही दिया था। ठीक है, चलो कुछ एमसीक्यू बना लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर द स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है? मोर देन 100 ml, अप टू द 100 ml, 500 ml या 1000 ml? अरे बेटा, एम्पूल्स सिंगल डोज है तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल में क्यों नहीं? स्मॉल वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? जहां अमाउंट कम है, 5 ml से लेकर 100 ml तक है, इसीलिए एम्पूल्स स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में है। आंसर क्या होगा? अप टू द 100 ml, 0.1 ml का, 0.2 ml का, 3 ml का, 5 ml का, 20 ml का, 50 ml का या 100 ml का, सब स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर में आएंगे। ऑल द वायल्स, ऑल द एम्पूल्स आर अंडर द स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। Infusion bottles are under the large volume parenterals. Which of the following is the example of a small volume parenterals? Infusion bottle, ampoules, IV infusion fluid या vials for the large volume administration? आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का इनमें से कौन एग्जांपल है? तो एम्पूल एग्जांपल है। इस जगह वायल्स तो दिया, लेकिन साथ में जोड़ दिया, ऐसे वायल्स जो लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उनको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स नहीं बोलेंगे। एम्पूल्स का अमाउंट बहुत छोटा सा है, बहुत कम है, इसीलिए उसको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बोला जाता है। वायल्स इज विच ऑफ द टाइप ऑफ द प्रिपरेशन? ओनली सिंगल डोज, ओनली मल्टीपल डोज, ओनली लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, सिंगल एज वेल एज मल्टीपल डोज प्रिपरेशन। वायल्स इनमें से कौन से टाइप के प्रिपरेशन है? सिंगल डोज है, मल्टीपल डोज है, ओनली लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स है, या लास्ट हमारा होगा सिंगल एज वेल एज मल्टीपल डोज प्रिपरेशन होंगे? ऑब्वियसली है, वायल्स हम लोग सिंगल पर्सन को भी दे सकते हैं, मल्टीपल पर्सन को भी दे सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पैकेजिंग कैन होल्ड ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 1000 ml? इनमें से कौन सा प्रिपरेशन जो है 1000 ml तक के मैक्सिमम वॉल्यूम को इंटेक कर सकता है? मल्टी डोज, सिंगल डोज, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स या वायल्स? अभी समझ में आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पैकेजिंग कैन होल्ड ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 1000 ml? 1000 ml, मल्टी डोज नहीं, मल्टी डोज में 30 ml, 40 ml, मैक्सिमम 100 ml लोगे बेटा। सिंगल डोज जो है 1000 ml तक चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो बच्चे ए आंसर दे रहे होंगे फंस गए इस जगह पे। जिन लोगों ने मल्टीपल डोज बोला उन सभी का गलत था। मल्टीपल डोज मतलब क्या? एक वायल से कई लोगों को देना, 30 ml, 50 ml, मैक्सिमम 100 ml तक होगा, 1000 थोड़ी होगा। 1000 को लेने के लिए सिंगल डोज होगा। इसी कॉन्सेप्ट को इस जगह पे समझना है, और इस जगह बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मल्टीपल डोज प्रिपरेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मल्टी डोज पैरेंटल प्रिपरेशन? They have no preservative. The size is limited to 30 ml. They are typically used only once. More than 5 ml can be injected at a single time. Which of the following statement is true about the multi-dose parenteral preparation? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलो, तो आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे, इसके आगे स्टडी करेंगे। एक बार अच्छे से देख के आना, और कल की क्लास में देखेंगे माइंड मैप और भी अच्छे तरीके